हाइपरटेंशन एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में। एंड एंटी हाइपरटेंसिव्स। तो पहले तो ये डिफरेंस देख लें ब्लड प्रेशर का और हाइपरटेंशन का। ब्लड प्रेशर का और हाइपरटेंशन का। ब्लड प्रेशर जो है ये आपको जिस तरह के हम पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि द फोर्स या फिर द प्रेशर exerted by the pressure exerted by blood on arterial walls laterally यानी साइडों पे। यानी ये अगर ब्लड वेसल गुजर रही है ना तो ब्लड इसमें से गुजर रहा है वो साइडों पे लेटरल अपने डायरेक्शन में साइडों पे जो प्रेशर डालता है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। जबकि हाइपरटेंशन क्या है वो देख लें। हाइपरटेंशन 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 है persistent elevation in arterial blood pressure। परसिस्टेंट का मतलब क्या है? बड़े मतलब है इसके, मुसलसल या बार बार। मुसलसल से ज्यादा बार बार जो लफ्ज है ना ये ज्यादा बेहतर है। फ्रीक्वेंट मतलब फ्रीक्वेंट, ठीक है। कभी कभी ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कभी कभी ब्लड प्रेशर का हाई होना, इंक्रीज होना नॉर्मल से, उसे हम हाइपरटेंशन नहीं कह सकते। उसे हम ये कहेंगे बीपी एलिवेट हुआ है या बीपी शूट कर गया, ठीक है। कभी कभी ब्लड प्रेशर के बढ़ने को याद रखिएगा कि हम ये हाइपरटेंशन डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात नेक्स्ट ये है कि फिर कितनी दफा ब्लड प्रेशर अगर बढ़े किसी इंसान का तो हम कहते हैं कि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गया, ठीक है। तो बुक एक जो है वो ये कहती है, ये वैसे आसान नहीं है ये डायग्नोसिस बेस पे डिक्लेयर करना कि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है कि नहीं है। कहा ये जाता है अगर 3 कंसेक्टिव रीडिंग्स की जाएं, 3 कंसेक्टिव रीडिंग्स ऑन 3 days और वो तीनों की तीनों रीडिंग्स में बीपी जो है वो हाई हो नॉर्मल से, तो कहा जाता है ये अब पेशेंट है हाइपरटेंशन का। समझ आई? सुने, आपने क्या किया कि आज मिसाल के तौर पे सैटरडे है, आपने आज ब्लड प्रेशर सुबह चेक करवाया, कल आपने फिर चेक करवाया और नेक्स्ट डे आपने फिर चेक करवाया, यानी कंसेक्टिवली 3 डेज आपने ब्लड प्रेशर चेक करवाया। और अगर 3 कंसेक्टिव डेज पे ब्लड प्रेशर चेक करवाया और तीनों रीडिंग्स में बीपी जो है वो नॉर्मल से हाई आया, ठीक है, तो वो पेशेंट हाइपरटेंशन का हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ये हाइपरटेंसिव का पेशेंट हाइपरटेंशन। अगर 2 में आए तो फिर इस तरह से नहीं, फिर आपको कुछ दिनों के बाद ये रिपीट करना पड़ेगा कंफर्म। तो ये एक ना एक जर्नल सा है ट्रेंड, ठीक है। लेकिन फिर भी इस बात पे सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि लो जी 3 दिन मुसलसल करवाने से तीनों दफा उसकी रीडिंग हाई आई है तो वो पेशेंट हाइपरटेंसिव है। ये बुक तो कहती है, लेकिन अक्सर पता क्या होता है, अक्सर ये होता है कि वो पेशेंट हाइपरटेंशन, ठीक है, डिक्लेयर हुई कि ये 3 कंसेक्टिव रीडिंग्स पे वो हाइपरटेंशन का मसला निकला, तो वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये हाइपरटेंशन का केस है। लेकिन कुछ अर्से के बाद उसका बीपी खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। समझ आई बात की? तो वो फिर उसमें आ जाता है कि ये हाइपरटेंशन का केस है कि नहीं है। तो ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये ऐसा ही है कि ग्रेजुअली एक बंदा जो है ना मुसलसल उसका बीपी आए दिन जो है ना वो हाई रहता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो है ना ये
हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो ये मुश्किल होता है जरा इसको डिक्लेयर करना, डायग्नोस करना कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं। अच्छा, अब ये जो हाइपरटेंशन इसकी कुछ टाइप्स हैं, मिसाल के तौर पे दो बुनियादी हाइपरटेंशन है, उनमें से एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन प्राइमरी हाइपरटेंशन अच्छा, अब प्राइमरी हाइपरटेंशन बेटा हाइपरटेंशन की वो टाइप है जिसमें हाइपरटेंशन की वजह जो है वो पता ना हो। ठीक है, द रीजन ऑफ हाइपरटेंशन इज नॉट नाउन। उसका नहीं पता कि किस वजह से बीपी हाई रहता है, इसे कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। समझ आई बात की? अच्छा, एक बात, दूसरी बात कि ये जो टाइप है ना प्राइमरी हाइपरटेंशन की, ठीक है, ये 90% जो लोग होते हैं ना, 90 to 95% जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, यानी हाइपरटेंसिव पेशेंट जितने भी होते हैं ना टोटल, उनमें से 90 से 95% लोगों को ये वाली हाइपरटेंशन की टाइप, प्राइमरी हाइपरटेंशन की टाइप। समझ आई बात की? तो इसका दूसरा नाम है असेंशियल हाइपरटेंशन। असेंशियल हाइपरटेंशन भी इसे कहते हैं। और आमतौर पे 90 to 95% हाइपरटेंसिव लोगों में ये वजह जो है ना ये होती है। फिर दूसरी जो मेजर टाइप है हाइपरटेंशन की, वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन ठीक हो गया? अच्छा जी, इसमें जो है हाइपरटेंशन की रीजन पता होती है। द रीजन इज, या रीजन फॉर हाइपरटेंशन इज नाउन, पता लग जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, रीजन क्या क्या हो सकती है। रीजन हो सकती हैं दो तरह की, या तो ड्रग्स हो सकती हैं वजह के वो बंदा जिसको ये मसला है वो ड्रग को यूज मेडिसिन कर रहा है, मेडिसिन की वजह से हुआ। ठीक है, या कोई डिजीज कोई और जो है ना वो वजह मान सकती है। समझ गई बात की? ड्रग्स में बड़ी एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर थायरॉक्सिन यूज करता है तो वो पॉसिबल है कि उसका बीपी हाई रहेगा। ठीक है, थायरॉक्सिन मिसाल के तौर पे, या सिंपैथोमाइमेटिक्स आपने पढ़ी है, वो अगर कोई बंदा यूज करता है, ठीक है, तो ड्रग इंड्यूस्ड हो सकती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, या डिजीज इंड्यूस्ड। अब डिजीज कोई एग्जांपल दें सर जिसमें जिनकी वजह से हाइपरटेंशन, डिजीज कोई और होगी, मसला हाइपरटेंशन का साथ हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये जो हाइपरथायराइडिज्म का केस होता है, हाइपरथायराइडिज्म, फिर किडनी फेलियर, अल्लाह ना करे, हाँ जी, किडनी फेलियर जो है ना वो भी हाइपरटेंशन करता है। या फियोक्रोमोसाइटोमा जो आपने पढ़ा था, ट्यूमर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो बेटा, हाइपरटेंशन की जो वजह है ना वो पता है कि इस वजह से बीपी हाई हो रहा है। ठीक है, अब इसका तो देखो, ये पेशेंट जिसमें ये वजह बनती है, क्या है यार, अच्छा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होती है ना, इसकी जो वजह होती है, आप उस वजह को खत्म कर दें, ट्रीट कर लें, तो ये खुद ब खुद ये भी खत्म हो जाती है, ये भी ठीक हो जाती है। जबकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, प्राइमरी हाइपरटेंशन एक दफा हो जाए तो ये जान नहीं छोड़ती, ये जिंदगी के साथ साथ चलती है। इसको फिर आप मैनेज कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। हाइपरटेंशन जो असेंशियल हाइपरटेंशन है, अभी तक इसका कोई जो है ना वो क्योर अवेलेबल नहीं है, मैनेज कर सकते हैं आप। सर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी एसटीएन करवाती है? हाँ जी करवाती है। एनसिड्स जो है ना, नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, या जो स्टीराइड्स हैं, ये भी बीपी हाई करवाते हैं। प्रेम शाह, तुमने वहां पे जिस हॉस्पिटल में काम किया था, वो
सिविल हॉस्पिटल जो था तुम्हारा, पता नहीं याद मुझे, भूल गया। तो वहां पे मेडिसिन आती थी एक इंजेक्शन, वो एरिथ्रोपोइटिन, इपायो, या वो रीक हार्मोन, या वो आता है एपोकाइन, या डीजी ऑफिस में भी वहां पे ये डील करती हो आप इन चीजों को? ये एक इंजेक्शन है, मैं जो बोला एरिथ्रोपोइटिन बीटा मेडिसिन का नाम है, या एरिथ्रोपोइटिन अल्फा। ये ना आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाता है। हाँ, डीजी में परचेज आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन है ना, ये बड़ा जबरदस्त किस्म की ब्लड प्रेशर को शूट करवाता है, ये हाइपरटेंशन करता है। ये भी ये किडनी पेशेंट्स को दिया जाता है जिनमें हीमोग्लोबिन या आरबीसीज का लेवल कम हो। बहरहाल छोड़ो किस तरफ बात जा रही है। तो वो भी हाइपरटेंशन करता है, एनसिड्स भी करते हैं, ठीक है, स्टीराइड्स भी करते हैं। फिर सिंपैथोमिमेटिक कोई ड्रग मिसाल के तौर पे सूडोएफेड्रिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कोई बंदा कर रहा है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ मेडिसिन, हाँ, फिर साइक्लोस्पोरिन्स मेडिसिन का एक ग्रुप है जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को दिया जाता है, वो भी बीपी हाई करते हैं। टेक्रोलीमस भी बीपी हाई करता है, वो भी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को। तो बहुत देयर आर सम मेडिसिन्स व्हिच हैव द पोटेंशियल टू एलिवेट द ब्लड प्रेशर। ठीक है, अंबर बैठी हुई है। अंबर, अच्छा, वो तुमने मुझे वो कोई पता नहीं कॉल करनी थी, तो मैं बस मसरूफियत की वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सका। तो आप वो जो है ना लेक्चर के बाद पूछ लेना। अच्छा, तो सर हार्ट पेशेंट में लोप्रिन भी तो दी जाती है। लोप्रिन क्यों दी जाती है? लोप्रिन बीपी हाई करने का उसके पास पोटेंशियल है, लेकिन आप ये याद रखिएगा, लोप्रिन हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स को जो दी जाती है वो एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे नहीं दी जाती। वो असल में दी जाती है, देखें जब कोई पेशेंट हो ना इसका हाइपरटेंशन का, तो ये मैं एक मिनट तस्वीर बना के दिखाता हूँ। ये जो हाइपरटेंशन का चक्कर है ना, इसको मेरा ध्यान पढ़ना, बल्कि पूरे सीरियस का, ये बड़े क्लिनिकल इसमें केसेस आएंगे। तो अगर कोई ब्लड आर्टरी है या वेन है, ठीक है, अब अल्लाह ना करे आर्टरी है, आपको पता है हार्ट से निकलती है एओर्टा, एओर्टा से निकलती हैं ब्रेन की ब्रांचेस, ब्रेन की आर्ट को सप्लाई देने के लिए कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी निकलती है। अगर अल्लाह ना करे कैरोटिड आर्टरी में किसी जगह पे कोई क्लॉट बना हुआ है, बीपी अगर शूट किया, हाई हुआ, उसने अगर इसको यहाँ से उखाड़ दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो वो ब्रेन में जाके किसी छोटी आर्टरी में, ब्रेन की किसी भी छोटी आर्टरी में जाके वो वहां पे ब्लॉक कर देगा आर्टरी को, जिसकी वजह से फिर पैरालिसिस हो जाती है, फॉरेज ब्रेन जो स्ट्रोक होता है वो हो जाता है। अब लोप्रिन उस हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल में, चूंकि ये चांस होता है, काफी ज्यादा रिस्क होता है इस चीज, इस काम का जो भी मैंने आपको बताया, बॉडी में कहीं पे भी ये हो सकता है। तो अब लोप्रिन इसलिए उस पेशेंट को देते रहते हैं ताकि जो है ना, ये क्लाट कहीं पे बने ही ना। ये जो क्लाट जमा हुआ था जिसने टूट के आगे जाके तबाही फेरी, या तो वो बने ही ना, अगर बना हुआ था ना, तो जैसे ही वो टूट के आगे कहीं जाए तो लोप्रिन ब्लड में मौजूद होगी, तो वो इस क्लाट को डिसॉल्व करवा देगी, आगे जाके कहीं पे कैप्चर नहीं होने देगी। लोप्रिन इसलिए दी जाती है। अब जहां तक ताल्लुक है कि वो बीपी हाई करती है, पहली बात के एनसिड्स इतनी ज्यादा और इतनी जल्दी हाइपरटेंशन नहीं करती। हाँ, जितना वो करने की कोशिश करती हैं, तो बेटा आप एंटी हाइपरटेंसिव भी तो साथ दे रहे हैं, तो वो उसके इस वाले साइड इफेक्ट की चलने नहीं देते। समझ आई बात की? सेम केस, ये जो क्लॉट बन टूट के आगे जाके ब्लॉक करने वाला प्रोसेस है ना, ये हार्ट की जो क्रोनरी आर्टरीज है उनमें भी हो सकता है। तो उसको भी ये प्रोलोप्रिन जो दी जाती है, वो भी अल्लाह ताला ने जो बनाई है, वो भी इसी ये बनाई है कि वो फायदा दे, कि कार्डियक अटैक ना होने दे, हार्ट अटैक ना होने दे। ठीक है, अब आगे चलो। ये जो आपने ये जो आपने अभी टाइप्स पढ़ी हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है, अब इनमें से जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, इसकी वजह पता होती है, आप वजह को ट्रीट करो तो ये खुद बहुत ठीक हो जाती है। अच्छा, अब ने बोला था कि टोटल जो हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनमें 90 to 95% जो केसेस होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं, जबकि जो बाकी जो 5 to 10% केसेस हैं वो होते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। क्वेश्चन है सर, मैंने फार्मासिस्टों से, फार्मासिस्टों नहीं, फार्मासिस्ट से ये भी
कहते हुए सुना है कि लोप्रिन बहुत अच्छी चीज़ है, ये हार्ट पेशेंट्स के अलावा नॉर्मल इंडिविजुअल्स को भी ले लेनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर कोई इशू नहीं आए। क्या ये सच है? मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूँ, सच है। लेकिन इसका मिसयूज़ ना किया जाए। चलो वैसे सुने, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना, 7 डेज़ तक ऑलमोस्ट रहता है। तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा ले लिया करें लोप्रिन। अच्छा जी, वो कहते हैं कि 40 एज के बाद वन्स अ वीक लोप्रिन लेनी चाहिए। वैसे 50 इयर्स का है, 40 का तो नहीं। बहरहाल आजकल अल्लाह माफ करे दिल दे अटैक का भी नहीं पता लगता। प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं एस्पिरिन। वो प्रोफाइलेक्टिकली तो रिकमेंडेड भी है ना, किनको? जिनको एक दफा हार्ट अटैक हो चुका है या जो हाइपरटेंसिव है या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो वो तो लोप्रिन पे लग जाएं। सर प्रेगनेंसी में क्यों देते हैं लोप्रिन? गलत करते हैं, प्रेगनेंसी में लोप्रिन नहीं देनी चाहिए। NSAIDs आर कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, शुड बी अवॉइडेड। दी जाती हैं लेकिन अवॉइड करनी चाहिए। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा, अब कुछ ना और टाइप्स हैं, वो जरा सुने। आपने वो ऐसा कभी देखा है कि घर में बीपी नॉर्मल है, तो जब किसी डॉक्टर को वैसे ही चेक करवाने गया तो वहां पे बीपी, जब वो चेक किया डॉक्टर ने तो वो बीपी उसका हाई निकला। जब भी वो डॉक्टर को विजिट करता है कोई पेशेंट, कोई बंदा, तो उसका बीपी वहां पे चेक करते हैं, डॉक्टर चेक करता है तो वो हाई निकलता है, वैसे घर में नट हार्ट बिल्कुल ठीक रहता है। देखा होगा कभी ये केस? इसे कहते हैं, इस केस को कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। सर एक प्रेग्नेंट फीमेल को उसकी डॉक्टर ने कहा जब आपकी हार्ट बीट अब 110 हो तो लोप्रिन ले लिया करें। व्हाट्स रीजन ऑफ दिस? ये किसने क्वेश्चन पूछा है? नाम छुप गया, 1 मिनट। अंबर ने। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, जरा सुने। ये दिल है, अगर दिल 72 दफा बीट कर रहा है, ठीक है, तो वो देखो उसको कंट्रैक्शन को भी और रिलैक्सेशन को भी ज्यादा टाइम मिल रहा है। मतलब वो, अगर ये सूरत हाल है ना, तो मिसाल के तौर पे वेंट्रिकल जो है ना, वो यहां तक रिलैक्स करके अंदर यहां तक कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी इतनी ज्यादा डायमेंशन उसकी जो है ना वो चेंज होती है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर बीट्स ये चली जाए 110 जिस तरह की ये अंबर कह रही है, तो ये ज्यादा फैले सुकड़ेगा या कम बीट्स देने के लिए, ये कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन देने? फैलेगा भी कम, सुकड़ेगा भी कम। अगला क्वेश्चन, स्ट्रोक वॉल्यूम अच्छा होगा यानी ज्यादा होगा या कम होगा? हम्म, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल के अंदर से ब्लड का आना जाना, यानी फ्लो, ब्लड का जो फ्लो होगा दिल में से, आना जाना उसका, वो स्लो हो जाएगा? उस फ्लो, वो जो फ्लो है ब्लड का, वो स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। फ्लो स्लो हो जाता है। मुझे बताएं, अगर ब्लड का फ्लो स्लो हो जाए तो उसके जमने के चांस कम होते हैं या ज्यादा होते हैं? जमने का मैं लफज इसलिए बोला आपको पंजाबी में समझ लग जाए, मतलब क्लॉटिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है खून जब तक बहता रहे तो वो जिंदगी है, अल्लाह ना करे वो रुक जाए तो मौत है। ये ऐसा ही है जैसे खून का वो कतरा जो ब्लड वेजल में से बाहर आ जाए तो वो जम जाता है, क्योंकि वो फ्लो नहीं करता तो वो जम जाता है। ब्लड को ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की जाती है, वो भी यही कंसेप्ट है उसके पीछे भी, तो ब्लड फ्लो करना चाहिए। बहरहाल छोड़ो इसको। तो अब जब क्लॉट बनने का चांस है तो हमें लोप्रिन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्योंकि लोप्रिन एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट रखती है, ब्लड क्लॉट को रोकती है बनने से। वो कैसे, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे।
तो इसलिए बेटा जब हार्ट बीट तेज हो तो ब्लड क्लॉटिंग बनने के चांस ज्यादा होते हैं, तो हमें लोप्रिन हमें देते हैं, एंटी जो कोएगुलेंट ड्रग्स हैं वो हम इसलिए देते हैं। क्वेश्चन आए ने मरियम, सी सेक्शन या किसी भी सर्जरी के बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस का भी यही रीजन है? हाँ, देखो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रीजन क्यों होता है किसी भी सर्जरी के बाद? सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान वेन्स और आर्टरीज काटी जाती हैं, ऑटोमेटिकली वो कटती हैं। जब सर्जिकल इंसिजन हम कहते हैं, जो कट नहीं लगाया जाता चाकू छुरियों के साथ सर्जरी करने के लिए, उस दौरान आर्टरीज और वेन्स काटी जाती हैं। याद रखिएगा जो ब्लड है ना, ह्यूमन ब्लड या कोई भी ब्लड, ठीक है, ह्यूमन ब्लड हो या हमाइयों का हो, ठीक है, बहरहाल किसी भी जानवर का हो ब्लड या इंसान का हो, तो उस केस में जब जब कभी भी ब्लड का एयर के साथ कांटेक्ट हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब पता क्या है? आउट ऑफ द ब्लड वेसल के अलावा बाहर कहीं उसका आमना सामना किसी भी माहौल से हो, तो वो क्लॉट बन जाता है। अब देखो यही सीन है कि जब सर्जरी की जाती है तो ब्लड जो है वो जगह जगह से वो ब्लीड करता है, आर्टरीज वेन्स कटती हैं, ठीक है, तो बड़ा चांस होता है कि वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस उसमें हो सकती है, इसलिए ये सी सेक्शन का भी यही सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुशरा चौधरी, सर अगर परसिस्टेंट हाइपोटेंशन हो फिर भी प्रेगनेंसी में लोप्रिन नहीं देनी चाहिए? मैंने 2 पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनके ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने उनको रेगुलर यूज के लिए लोप्रिन दी हुई है। बेटा वो मैं नहीं इसको करता, एग्री नहीं करता, ये गलत कर रही है वो। हाइपोटेंशन का ट्रीटमेंट वो करे उसके आईवी फ्लूइड्स के साथ, या जो नॉर्मल सेलाइन वगैरह या जो नॉर्मल जो फ्लूइड्स हैं, फिजियोलॉजिकल जो फ्लूइड्स हैं उनके साथ ट्रीट करे। ये लोप्रिन क्यों दे मार रही है उसे बिला वजह? चलो जी आगे चलते हैं। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन जो है ना, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन वो है कि जो घर में पेशेंट को कोई नुकसान हो, जब डॉक्टर के पास जाके करवाया जाए तो उसकी जब भी, ठीक है, इसे कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। फिर के नॉर्मल होता है ब्लड प्रेशर एट होम, और हाई होता है बीपी एट डॉक्टर्स या एट क्लिनिकल सेटिंग, जहां भी ब्लड प्रेशर चेक करवाने का है। ठीक हो गया, इसे कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर होता है आप जानते हैं, दो 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 डिफरेंट वैल्यूज, ब्लड प्रेशर जो है वो 2 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं उसकी। एक, जब दिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, सिस्टोल दे रहा हो, उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये मैं तफसील बता चुका हूँ सिस्टोलिक कैसे ब्लड प्रेशर बनता है और डायस्टोलिक कब बनता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैं ये भी बता चुका हूँ कि सिस्टोलिक वैल्यू ज्यादा की होती है और डायस्टोलिक कम की होती है, ये सारी मैं बता चुका हूँ। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आमतौर पे 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ये यूनिट है इसका मेजरमेंट का, जबकि ये 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, अच्छा, जब कोई पेशेंट ना कोई हाइपरटेंशन का केस आता है उसमें दोनों बीपी की वैल्यूज हाई होती हैं, लेकिन देयर आर सम टाइप्स या इंडिविजुअल्स जिनमें कुछ डिफरेंस है। समझ गई बात की? मिसाल के तौर पे एक टाइप ऐसी है जिसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हाई होता है,
और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो या तो लो होता है या फिर नॉर्मल होता है, वो नहीं हाई होता, लो और नॉर्मल। फिर इसी तरह एक और केस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें, जिसको हम कहते हैं आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, उलट होता है कि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो या तो लो होता है या नॉर्मल होता है। समझ आई? पर 110 बीट्स पर मिनट के केस में बिसोप्रोलोल भी देते हैं, तो एस्प्रिन भी देनी चाहिए क्या उसके साथ? हाँ जी, एस्प्रिन देनी चाहिए, लेकिन ना आसान नहीं है बेटा ये केसेस को डील करना। अब मेरा बात सुने आप, सिर्फ अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ बीट्स हाई, ठीक है, तो फिर लोपरिन देने में कोई हर्ज नहीं, देनी चाहिए। लेकिन अगर ब्लड, सॉरी, जो जो अगर हार्ट रेट के साथ, हार्ट रेट हाई है और साथ साथ ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो फिर लोपरिन देना नुकसानदेह भी हो सकता है। जानते हो क्यों? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर बीपी हाई की वजह से, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ब्रेन की कोई आर्टरी रप्चर हो गई और ब्लीड कर गया ब्रेन में ब्लड जो है, ठीक है, तो आपने लोपरिन अगर दे दी, वो एंटी कोएगुलेंट होती है, वो क्लॉटिंग को रोकती है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होने का खतरा होता है, फिर ब्लीडिंग, मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन में, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ठीक है, तो मैं एवं ही नहीं कहता फार्माकोलॉजी बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसको अल्लाह ताला ये समझ दे दे तो उसके लिए ये बहुत बड़ा इनाम भी बन जाती है, ब्लेसिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग जो है ये अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इसको सीखें। ठीक है, आपको हर चीज फौरन लेने की जब कोशिश करोगे, एक भी चीज हाथ नहीं आएगी। बहरहाल, मैं तकरीर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं मैं, वैसे भी मोटिवेशनल स्पीकर मैं पसंद नहीं करता, ये लंडे के जो होते हैं, थ्योरेटिकल किस्म के, घटिया किस्म के, कासिम अली शाह जैसे होते के बच्चे। अच्छा सुनो इधर, तो जो है ना, ये केस, बहरहाल आपका जवाब ये है कि अगर सिर्फ बीपी, सॉरी, अगर बीट्स उसकी हाई है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही है, तो फिर आप लोपरिन देने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, लेकिन अगर साथ बीपी भी हाई है तो फिर जो है ना, आप इसमें सोच समझ के चलें। और उसमें भी फिर आगे केसेस हैं, ये पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह आगे ना चल के, उसमें इस्केमिक हार्ट डिजीजेस के चैप्टर में। ठीक है, सीवीएस का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम देखेंगे इसे। अच्छा, अब ये आगे देख चलते हैं हम कि हाइपरटेंशन की टाइप्स आपने पढ़ी हैं, इसी तरह हाइपरटेंशन की स्टेजेस भी होती हैं, हाइपरटेंशन की स्टेजेस भी बेटा होती हैं, स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। जो स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन है ना, ये असल में, ये जो आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पढ़ते हो ना, इन बेस पे है, वैल्यू की बेस पे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू की बेस पे। अच्छा, तो इस तरह सर व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की रीजन, ये बेटा आती है प्राइमरी हाइपरटेंशन में, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन में आती है। अब डेफिनेटली कोई भी बंदा कह सकता है स्ट्रेस की वजह से, तो मैं भी, लेकिन ये प्राइमरी हाइपरटेंशन की टाइप है, क्योंकि इसकी रीजन नहीं पता। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, स्टेजेस। अब नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे ना एक टेबल की फॉर्म में बना लेता हूँ। यहाँ पे एक साइड में हम रख लेते हैं स्टेज, और इधर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बेटा अजान हो रही है, जरा 2 मिनट रुक जाओ।
सल्लल्लाहु अलैहि तो फिर व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में क्या करना चाहिए? इसमें बेटा जब अगर बीपी हाई हो तो तब उसी वक्त ट्रीटमेंट करके फिर छुड़वा देनी चाहिए, या उसको एंटी एंग्जाइटी दें, कहीं वो स्ट्रेस का केस ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जिनका ऑफ एंड ऑन बीपी हाई रहता हो और बहुत ज्यादा हाई हो जाता हो तो तब क्या करना चाहिए? फिर तो उसको रेगुलर एंटी हाइपरटेंसिव देनी चाहिए, वो हाइपरटेंशन का केस है। हाँ जी सर, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एंजाइटी की वजह से होता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अच्छा आगे सुने, देखें ये जो स्टेजेस है ना, स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दुनिया में मुख्तलिफ मेडिकल एसोसिएशंस होती हैं, कमेटीज होती हैं, काउंसिल्स होती हैं जो डिफरेंट हेल्थ इश्यूज को जो है ना वो उनके बारे में गाइडलाइंस और पॉलिसीज वगैरह डिजाइन करते हैं, जिनको दुनिया के मुख्तलिफ लोग फिर मुख्तलिफ हेल्थ केयर सेटिंग्स में फॉलो किया जाता है। तो अब मैं हाइपरटेंशन की स्टेजेस के हवाले से यहाँ पे दो का जिक्र करूंगा, दो ऑर्गेनाइजेशन का। एक का नाम है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। इसने भी ब्लड हाइपरटेंशन की स्टेजेस जो है ना वो दी हुई हैं, डिजाइन और डिफाइन की हुई हैं कि कौन से स्टेज कितने बीपी पे होती है, किस वैल्यू पे कौन सी स्टेज होती है। इसी तरह एक और है जॉइंट नेशनल कमेटी ऑन हाइपरटेंशन, पूरा वैसे नाम है ऑन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। बहरहाल उसको सिंपली जो है ना जेएनसी कहा जाता है, मैं पहले भी आपको बताया था, ठीक है, जेएनसी। ये ना हर 3 से 4 या कुछ मखसूस टाइम सालों के बाद ये अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करते हैं। इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है वो 8वीं मीटिंग उनकी हुई थी, तो उसके बाद की चल रही है जेएनसी, आई थिंक सो। ठीक है, मैं जो स्टेजेस आपको बताने लगा मैं इसके हिसाब से बताने लगा हूँ, क्योंकि ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है ना इसकी थोड़ी सी वेग है, तो ये मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताने लगा हूँ। अब अगर आप इसकी मुताबिक स्टेजेस सुने जरा, क्या है कहता है, वैल्यू पे कौन सी स्टेज होती है सुने। एक होता है नॉर्मल ब्लड, नॉर्मल क्या होता है? कहता है नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है ना उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 120 होना चाहिए मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है कहता है ये 80 से कम होना चाहिए, 80 से लेस देन होना चाहिए। फिर कहता है नेक्स्ट, कहता है एक ना स्टेज होती है उसे कहते हैं प्री हाइपरटेंसिव, जब के लग रहा होता है ये बंदा ना फ्यूचर में हाइपरटेंसिव हो जाएगा, तो प्योर प्री हाइपरटेंशन या प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, ठीक है, प्री हाइपरटेंशन, ठीक है। इसके केस में कहता क्या था, कहता जब ब्लड प्रेशर की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 से 139 के दरमियान कहीं पे भी हो,
बेशक 138 हो या 120 हो या 121 हो या जो भी हो, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू अगर 80 से 89 के दरमियान कहीं पे हो, तो हम उसे कहेंगे प्री हाइपरटेंशन का पेशेंट। ये इस पेशेंट को की स्टेज जो है ना ब्लड प्रेशर की, वो प्री हाइपरटेंशन। ठीक है, फिर आती है स्टेज 1। स्टेज 1 कहता है अगर ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक है वो 140 से 159 के अंदर इस रेंज में कहीं पे भी हो, और साथ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से 99 के कहीं पे अंदर किसी इस रेंज में हो, ठीक है, तो कहता है वो स्टेज 1 का केस है, उसे हम डिक्लेयर करेंगे स्टेज 1 हाइपरटेंशन। फिर आती है स्टेज 2। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, कहता है इस केस में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू इक्वल टू आर ग्रेटर देन 160 होगी, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू अगर हो इक्वल टू आर ग्रेटर देन 100, तो फिर उसको कहेंगे ये स्टेज 2 का केस। समझ आई बात की? ये स्टेजेस हैं जो जीएनसी ने दी हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब इन्हीं स्टेजेस के बेस पे आगे जरा सुने। हाइपरटेंशन की एक और स्टेज है, वो इस तरह से तो नहीं, वो इन्हीं से निकाली गई है, उसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होते हैं बेटा? स्टेज 2 जो है ना उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहा जाता है। अच्छा, इसकी फिर आगे दो टाइप्स हैं। एक टाइप उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, और दूसरी है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सॉरी अर्जेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, ये क्या फर्क है? कहता है अगर स्टेज 2 हो तो हम उसे कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। कहता है अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो और साथ खतरा हो, रिस्क हो किसका? बॉडी के किसी भी आर्गन के डैमेज होने का, रिस्क ऑफ आर्गन डैमेज। ठीक है, तो हम कहेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। और अगर रिस्क ना हो किसी आर्गन के डैमेज होने का, नो रिस्क ऑफ आर्गन डैमेज। आर्गन डैमेज का मतलब क्या है? इसमें ब्रेन भी हो सकता है शामिल, हार्ट का अटैक भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो आर्गन, किसी बॉडी के वाइटल आर्गन को जब खतरा हो हाइपरटेंशन से, तो उसे हम कहते हैं फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, और अगर खतरा ना हो तो फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अब ये डिजाइन करना, डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे पता चलेगा कि आर्गन डैमेज का रिस्क है और आर्गन डैमेज का रिस्क नहीं है। तो ये कोई अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं है, ये जो नीचे वाली है मेरे हिसाब से। देखें, एक बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी बंदे को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है या उसको ब्रेन स्ट्रोक का पास्ट में इशू हुआ था, तो ऑब्वियसली उसको अब जब स्टेज 2, अगर उसकी को वो स्टेज 2 में अगर उसको चला गया किसी दिन या किसी टाइम, तो उसको खतरा होगा कि उसका आर्गन डैमेज का खतरा ज्यादा होगा, क्योंकि पास्ट में भी वो ये प्रॉब्लम सफर कर चुका है, तो अब फिर हो सकता है, तो वो फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंसीडर होगी। अगर किसी को फर्स्ट टाइम हुआ है ना, तो उसमें खतरा थोड़ा सा कम कंसीडर होता है। समझ रही बात की? तो उसे हम जो है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का केस कहते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन टू हाइपरटेंशन, उसकी टाइप्स, उसके स्टेजेस। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये जो है ना हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, इसे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। आप लोगों अपना अपना तजर्बा बताएं कि आप लोगों ने जिंदगी में किसी का मैक्सिमम जो ब्लड प्रेशर देखा हो या सुना हो, वो कितना को सुना होगा, बताएं।
अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं। हम्म। बेटा 450 तेरी तबीयत ठीक है? 450 तो उसकी वो जो डायग्नोसिस के लिए जो यूज होता है स्फिग्मो मैनोमीटर, उसकी रीडिंग ही नहीं है, उसकी अब लिमिट ही नहीं होती। बहरहाल मैंने 2 केस देखे हुए हैं, एक में 225 अपर जो है ना सुना हुआ है, वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनका, और उनका किडनी फेलियर हो गया था, किडनी फेलियर हो गया था उनका। 225 तक जाता था उनका बीपी, अपर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक मुझे याद नहीं, पता नहीं। फिर एक केस 245 का सुना हुआ है मैंने, 245 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उनकी डेथ हो गई थी। सर मैंने कुछ ऐसे भी देखे जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो बेटा ये अभी मैंने पढ़ाई है टाइप कितने सा तू, क्या कहते हैं ये जो मरियम नवाज कह रही है, ये क्या केस मैंने बताया, ये कौन सा केस होता है? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ तो होता है वो के, वो ऐसा होता है तो उसे वो मैंने पढ़ाया ना आपको, या तुम समझ रही हो कि मैं पल्ले से बना बना के आपको बता रहा हूँ। मैं डायबिटीज समझी थी शुगर लेवल, ਅਸੀਂ पढ़ की रहे हैं तो वो कितने पहुंची हो। डायबिटीज और एंटी डायबिटिक इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक है ये, अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वाले छोड़ देते हैं, ये आम होती जा रही है, तो इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव सॉरी जो एंटी डायबिटिक को भी। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह इसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। सर आइसोलेटेड सिस्टोलिक बीपी ज्यादा सीरियस है या डायस्टोलिक? दोनों ही सीरियस है, लेकिन अगर आप फिर भी इसरार करते हो तो आइसोलेटेड थोड़ा ज्यादा है। सर कोई ड्यूरेशन होती है कि जब तक बीपी रेज हो तो रिस्क ज्यादा होता है ऑर्गन डैमेज का? नहीं देखो, टिपिकल तो कोई ड्यूरेशन डिफाइंड नहीं है कि इतने घंटे बीपी हाई रहे तो फिर खतरा होता है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहे और बीपी कंट्रोल ना हो तो खतरा साथ साथ बढ़ता रहता है, लेकिन कोई स्पेसिफाइड ड्यूरेशन नहीं है। चलो कल इंशाल्लाह हम मेडिसिन स्टार्ट करेंगे और क्लिनिकल भी साथ साथ ही पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।